एथिज्म की बात आपने की। अब सोसाइटी में जैसे कि कहा जाता है कि जो एक्टर हैं जावेद अख्तर, जी वो जी। भी क्लेम करते हैं कि मैं एक एथिस्ट हूँ, और बहुत सारे लोग ओपनली क्लेम करते हैं कि मैं एक एथिस्ट हूँ। हम्म। क्या वजह समझते हैं आप इसकी, और एथिस्ट का क्या बिलीफ है? सबसे पहले ये भी ऑडियंस के लिए देखें, बताएं। एक तो बहुत अहम चीज़ है कि इसी तरह जावेद भी और इसी तरह से नसीरुद्दीन शाह भी ने भी रिसेंटली ये बयान दिया है। नो, मतलब ये है कि एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब एथिज्म का ना बहुत डीप कनेक्शन आपकी इमोशंस के साथ होता है। आपको कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा एथिज्म ज़रूर। का ओरिजिन क्या है? असल में तो वैसे तो कुरान में भी है, अल्लाह ने कुछ आयत में ये भी कहा है कि जो हमारी आयत का इनकार करते हैं तो उसके बारे में भी वर्ड इल्हाद का यूज़ हुआ है कुरान में। हम्म। लेकिन अभी आकर जो है ना, अभी आकर जो एथिज्म हम देख रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न एथिज्म, न्यू एथिज्म। हम्म। न्यू एथिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, वो साइंस से थोड़ा सा मुतासर है। यानी हम्म। साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने, जैसे फ्रेडरिक नीचा बहुत फेमस ऑथर थे, इसी तरह से बर्ट्रैंड रसल थे, ब्रिटिश फिलोसोफर थे, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी बेसिकली। हम जो देखते हैं ना, जो हम दुनिया का इस वक्त जो शक्ल देख रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस हुई थी उन ऑथर्स, उन मुफक्किरीन के काम के नतीजे में। जैसे लेनिन कौन था, लेनिनिज्म कहाँ से आया? मार्क कौन था, मार्क्सिज्म कहाँ से आया? एक एक बंदा था जिसने काम किया, पूरा पूरा सिस्टम बन गया उसके काम के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह ऐसे से ही। जो एथियज्म है ना, मॉडर्न एथियज्म या न्यू एथियज्म है, वो भी इन लोगों की, नीचा जैसे मैंने बोला जर्मन फिलोसोफर थे, हम्म। ब्रिटिश फिलोसोफर थे, इसी तरह से रसल। आने वाले वक्त के अंदर थोड़े साइंटिस्ट भी इसमें शामिल हो गए आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें रिचर्ड डॉकिंस है, मोस्ट फेमस वन है एट दिस पर्टिकुलर सही। मोमेंट। मजे की बात है, मैंने उनके बुक का एनालिसिस भी किया है। मेरी बुक भी अगर आप मेरा नाम लिखेंगे तो वो आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। तो मतलब ये है कि एथियज्म की फील्ड में अगर फादर ऑफ एथियज्म है राइट नाउ इज रिचर्ड डॉकिंस। ही ओके। इज अ साइंटिस्ट राइट नाउ। एथियज्म की हम्म। बुनियाद क्या होती है, तो वो चार्ल्स डार्विन का भी जहन में आया कि उसको भी इमोशनल ट्रॉमा था उसके बच्चों के बारे में। इसी ओह। तरह से कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा होता है। जावेद अख्तर का आपने जिक्र किया, हम्म। उनको भी आप देखें कि उनकी एक स्टोरी सुनाते हैं। एक अनु कपूर है, एक बहुत फेमस एक्टर है, यस। वो बताते हैं कि उनकी शबानाज में से शादी कब हुई थी, व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन हिज काउच ड्रंक। ही वाज हम्म। अ हैवी ड्रिंकर। हैवी ड्रिंकर कौन होता है? जिसको कुछ ना कुछ इमोशनल स्ट्रेस होता है। ऐसे ही तो है। मतलब जो इस किस्म की जिसकी रूटीन है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? द पॉइंट इज कि देर इज समथिंग रॉन्ग इमोशनली विद द पर्सन। हम्म। फिर उसके जहन में ऐसे ख्यालात आते हैं, और वो फिर जब उसके आंसर नहीं ढूंढ पाता, तो मैं ब्लेम ज़रूर करूंगा उन लोगों का, उन स्कॉलर्स को, जो उसके अच्छे आंसर नहीं दे पाते, सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो फिर उस लाइन से निकल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है असल में। सही। ये जिम्मेदारी तो उस तरफ भी जाती एग्जैक्टली है इक्वली ऑब्वियसली। है, कोई शक नहीं उसमें। ये भी बात हो सकती है कि कभी कभी आपको गलत आंसर दे दिया जाए, तो आप जी। बदजन हो जाते हैं, भाई मैं तो साइंस में कुछ और पढ़ के आ रहा हूँ, मुझे आप किसी और गलत आंसर बता रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप कहते हैं भाई मुझे नहीं पता, बिल्कुल ठीक। या मैं आपको कहीं से पूछ के बता दूंगा या ढूंढ कर हम्म। बता दूंगा। ये ऐसे। भी बहुत गलत एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एथिज्म का राइज क्यों होता है? ये दो पॉइंट्स की वजह से, या तो आप गाइड नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर पाते ऐसे ही है। आंसर्स में, या फिर आप गलत बता देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। लाइक मैंने कहा ना, इवोल्यूशन की मिसाल दी। आप किसी स्कॉलर से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई ये तो कुफर है, कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे ही आप। मैं पूछने लगी थी जी कि जी। एवोल्यूशन थ्योरी जो है, ये तो सुनने में आता है कि इस्लाम तो इससे टोटली इनकार करता है कि बंदर से फिर हम इंसान की तरफ गए। तो फिर साइंस का एक इस पे अलग नज़रिया है, आपका क्या नज़रिया है? अच्छा, इसमें वैसे तो काम जो मैंने भी अपनी बुक में बताया, मैंने भी कुछ किया है इसके अंदर। हम्म। इसी तरह से पहले कुछ और स्कॉलर्स भी हैं, जैसे एक और बुक भी हम्म। है, इस्लाम एंड एवोल्यूशन बुक का नाम है, डॉक्टर शुएब अहमद मलिक हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ब्रिटेन में होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के अंदर, स्कॉटलैंड में। उनकी बहुत अच्छी बुक है ये। इस बुक में बेसिकली उन्होंने वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ इकट्ठे किए, ओपिनियंस इकट्ठे किए हैं, जो कि प्रीडिसेसर्स के थे, जो एवोल्यूशन में मानते थे। अच्छा। वो कहते थे इससे रिलीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इवोल्यूशन में मान लें। आदम और हवा को बनाया ना, तो भाई दूसरे हम्म। लोगों को तो अल्लाह ने नहीं कहा कि वो नहीं इवोल्यूशन से बनेंगे, बन भी सकते हैं। मतलब ये है कि इससे, नेफिलियन जाइंट्स की बात कर रहे हैं हाँ आप? वो भी हो सकता है, जाइंट्स की भी बात हो सकती है, एंड देन व्हाई दे वर वाइप्ड आउट, देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी टू इट। हम्म। लेकिन हो सकता है इसमें, इससे ये कहाँ पर बात आ गई कि खुदा नहीं है, या खुदा का इनकार इवोल्यूशन से कहाँ पे आ गई? मतलब बताने का उन स्कॉलर्स का भी मकसद ये होता था, बताने का कि अगर आप इसमें मान भी लें, तो इससे बिलीफ इन गॉड पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने सिर्फ आदम और हवा का आपको बताया कि उनको मैंने अपने हाथ से बनाया था, बाकी किस तरह से बने हैं वो उसने आपको नहीं बताया। अगर आप वैसे लेकिन आपको इसको हम्म। एनालाइज पर साइंटिफिकली करना है, तो साइंटिफिकली एनालाइज करें इवोल्यूशन के ऊपर। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्केप्टिसिज्म इवन इन द वेस्ट। ओके। आपको एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टीफन मेयर, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर बुक लिखी है, एक्सटेंसिव बुक ऑफ मोर देन 600 पेजेस, रिफ्यूटिंग इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन के रिफ्यूटेशन के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है। अच्छा, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि एवोल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट करता है? फॉसल रिकॉर्ड जो है, फॉसल रिकॉर्ड ये होता है कि आप डिग अप करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ फॉसल्स निकालते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, वैसे साइंटिफिक अमेरिकन के अंदर भी आर्टिकल्स वगैरह आते हैं कि वो बताते हैं कि ये जो फॉसल रिकॉर्ड है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल। इसमें एक साइंटिस्ट, उनका नाम है विलियम डेम्प्स्की, उन्होंने ये अपनी बुक में लिखी थी। उन्होंने भी, मज़े की बात है, इवोल्यूशन की रिफ्यूटेशन में बुक लिखी हुई है, वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं ये भी। उन्होंने कहा था कि कंट्रोवर्शियल इसलिए है ये रिकॉर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका एक्सेस ही नहीं है, आप मांग कर देख लें, आपको एक्सेस नहीं देंगे। आपको एनालाइज करने के लिए जब देंगे नहीं तो मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूँ कि ये ठीक बात कह रही है कि गलत कह रही है। दूसरी चीज़ कि आपने ज़्यादातर फॉसल को अभी तक एनालाइज ही नहीं किया, 80 to 90% तो आपने स्टोर में रखा हुआ है, आपको क्या पता है इस बारे में। तो ये भी कहा जाता है ना, एक लूसी के नाम से एक उन्हें मिला इंसानी ढांचा जिस पर रिसर्च की जा रही है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उसको विजिट करवाया जा रहा है। तो अगर इतनी इंसानी तारीख इतनी साल पुरानी नहीं है तो फिर वो कहाँ से आया? अच्छा, वो जो लूसी भी जो थी ना, वो भी निएंडरथॉल थी। निएंडरथॉल जो है आपका जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल साइंसेस, जो आपका जो सबसे होमोसेपियंस का जो सबसे करीबी रिलेटिव है वो निएंडरथॉल्स होते हैं। तो निएंडरथॉल्स जो थे उसमें से कन्वर्जन के बाद ये थ्योरी है कि वो होमोसेपियंस के अंदर कन्वर्ट हुए थे। तो जो बेसिक पॉइंट है, ये भी तो फॉसल ही है ना। अब आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, ये फॉसल किसी और ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है जो कि अपनी ज़िंदगी जिया और अपनी ज़िंदगी मर गया। दे कुड नॉट सर्वाइव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की बात में बड़ा वजन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप फिटेस्ट हैं तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज यू विल बी वाइप्ड आउट। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स, गालिब गुमान ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं हु कुड नॉट सर्वाइव, हु कुड नॉट थ्राइव एंड दे वर वाइप्ड आउट। तो आखिर में क्या हुआ कि जो इंसान है वो एक इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनिजम्स के तौर के ऊपर, होमोसेपियंस वो हो सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एनालाइजेशन बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि ये फैक्ट है। मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, ये पॉसिबल है बहुत हद तक कि वो जो थे निएंडरथॉल्स थे वो कोई और ऑर्गेनिजम्स थे जो कि अपनी ज़िंदगी जिए और अपनी ज़िंदगी मर गए, ख़त्म हो गया। अब ये थ्योराइज करना कि ये निएंडरथॉल ही थे जो कि होमोसेपियंस में कन्वर्ट हो गए थे, ये लॉन्ग शॉट है। इसका एविडेंस आपको नहीं मिलता कि ये ही कन्वर्ट हुए थे होमोसेपियंस के अंदर। तो यहाँ पर फिर ये जो कुछ साइंटिस्ट का मैं जिक्र कर रहा था, विलियम डेम्प्स्की हैं जैसे, स्टीफन मेयर हैं, इसके अलावा जॉन लेनेक्स हैं, ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, इन सबकी बुक्स हैं रेफिटेशन। इसके अलावा क्रीमो एंड थॉमसन है, उन्होंने द फॉरबिडन आर्कियोलॉजी के नाम से एक बुक लिखी है। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि जो फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजी आपको दिखाते नहीं है, जो एवोल्यूशन के खिलाफ आपको बताती है, एविडेंस देती है, वो वाली तो आपको दिखाते ही नहीं। तो ये एक बाकायदा है, इसमें मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन दैट। इट इज़ फॉर यू एज अ रिसर्चर। अगर आपको रिसर्च का इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च करें, जिस नतीजे भी पहुंचें, कोई हर्ज नहीं है, रिलीजन आपको नहीं रोकता। बिल्कुल आप उसी तरह से मानते रहेंगे, आप सिर्फ ये है कि अपनी मेथोडोलॉजी अपनी सेट कर लें। कोई इंसान को बहुत सारी मखलूकात पर अशरफ अकल की बेसिस पे ही बनाया गया। एग्जैक्टली। इवोल्यूशन में भी आपको एक चीज़ फिर देखने की है कि जो लोग फिर एथियज्म का, जैसे मेन पॉइंट तो एथियज्म है ना, हमें इवोल्यूशन को डिस्कस करने की क्यों जरूरत पेश आती है? बिकॉज ऑफ एथियज्म, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ एथियज्म। तो जो वेस्टर्न जो क्रिश्चियनिटी थी, असल में वो ये इवोल्यूशन की वजह से जो अपने रिलीजन से बहुत जोड़ निकले थे, उसके अंदर इवोल्यूशन एक फैक्टर ज़रूर था। लेकिन ये भी था कि जो क्रिश्चियन चर्च थी, वो जो थी बेसिकली वो इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी अपने फॉलोअर्स को, कि आपको वो क्वेश्चन करते थे। वो आपको पता है, गैलीलियो गैलीली की आपको स्टोरी का पता होगा कि गैलीलियो गैलीली ने वो एक सुना भी दे ऑडियंस के लिए, हाँ, हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है उसने दे दिया था। और ये चर्च का बिलीव ये था कि जियोसेंट्रिक मॉडल है। तो इसका नतीजा क्या था? चर्च ने प्रोसिक्यूट कर दिया उसको, फिर कैद में डाल दिया। फिर गैलीलियो जो थे वो फिर जब तक जिंदा रहे तो उस कैद के अंदर ही रहे। तो ये साइंटिस्ट के साथ इस तरह का सलूक करते थे वेस्ट के अंदर, पहले इस तरह से सलूक था। तो ये फिर नतीजा बना रेनेसांस के बाद कि वो फिर लोगों ने इसको टोटली क्रिश्चियनिटी को तर्क करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ साइंस, कि जी साइंस ही हमें हकीकत बता रही है, तुम क्या बता रहे हो हमें। तो वो आपको असल में बेसिकली वो क्रिश्चियन जो पोप और जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। दैट इज़ द पॉइंट। आप सेटिस्फाई किसी को कर दें तो वो क्यों छोड़ेगा?